सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना 28 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली मणिपुर के बिशुनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक असम राइफल की व्हीकल जा रही थी। तभी उस पर अचानक से अटैक हुआ और ये अटैक लोग रोड साइड के जंगल के कॉर्नर में छुपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी गुजरी उन्होंने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि 2 जवान शहीद हो गए और 5 घायल भी हुए। तो ये अटैक बेसिकली नेशनल हाईवे 2 पर हुआ है, जहां कुछ दिन पहले PM मोदी जो है वो गुजरे थे। अभी तक इस जो है अटैक की किसी ग्रुप ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो कि एक नीति इंसर्जेंट ग्रुप है जो म्यांमार से ऑपरेट करता है, इसके पीछे हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली एक बुकर प्राइज विनर है बानू मुश्ताक जी। बानू मुश्ताक, तो इनको जो है मसूर का दशहरा फेस्टिवल इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया गया है। तो एक पिटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि उनका कहना है कि इनॉग्रेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो रिबन कटिंग होता है और एक टेम्पल की पूजा होती है। तो रिबन कटिंग जो है एक सेकुलर एक्टिविटी है और जो टेम्पल की पूजा है वो एक रिलीजियस एक्टिविटी है। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि बेसिकली एक नॉन हिंदू को टेम्पल में पूजा करने देना ट्रेडिशंस के खिलाफ है और आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे जवाब है कि स्टेट जैसे कि कर्नाटका हो गया, तो ये एक सेकुलर बॉडी है और उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है, पहली बात। दूसरा, इनॉग्रेशन जो है वो एक स्टेट इनॉग्रेशन जो है एक स्टेट इवेंट है और प्राइवेट रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है ये कोई। और थर्ड बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की गारंटी देता है। तो कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और बोला कि स्टेट जो है दैट कैन नॉट डिस्टिंग्विश ABC रिलीजन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता स्टेट। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे जो बेसिकली जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, उसको लेके है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो उनका उन्होंने बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो है सऊदी अरेबिया को एक्सटेंड करेगा। और ये बात उन्होंने अपने नए पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कही, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो मतलब दोनों पर अटैक माना जाएगा। तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक सिग्नल है बेसिकली इजराइल को, जो कि वेस्ट एशिया में इकलौता न्यूक्लियर पावर है। तो वो भी जो है पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया को जो है न्यूक्लियर सपोर्ट देगा। और बैकग्राउंड ये है कि सऊदी अरेबिया पहले से ही पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहा है और पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल मेनली इंडिया के काउंटर में डेवलप किया था। और अब गल्फ नेशंस स्पेशली सऊदी अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा कंसर्न है इसराइल हमास वॉर के बाद। फिर जो नेक्स्ट है, एज इंडिया एंड कनाडा रीसेट्स टाइज NSA होल्ड टॉक ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो लगभग 2 साल बाद जब खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है हरजीत निज्जर के किलिंग के एलिगेशंस के बिगड़ गए थे इंडिया कनाडा के टाइज, अब इंडिया और कनाडा के जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दिल्ली में मीटिंग की है। फोकस था बेसिकली काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन पे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंडिया के एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पे। तो बेसिकली निजर केस पर डिस्कशन नहीं हुआ। 2023 में दोनों तरफ के डिप्लोमेट की जो एक्सपल्शन और स्टॉर्मी मीटिंग हुई थी, लेकिन अब टाइज जो है रिपेयर हो रहे हैं और G7 जो समिट पर मोदी और जो वहाँ के PM है कनाडा के, उनकी मीटिंग के बाद रिलेशन नॉर्मलाइज होने लगे। और जो है साथ ही जो है देशों ने डिसाइड किया है कि जो है ट्रेड, डिफेंस और वीज़ा जैसे स्टॉल्ड जो डायलॉग है उनको रिज्यूम किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस टू स्टेट एंड सेंटर ऑन सर्वे। तो यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन सर्वे जो है कर्नाटका में होने वाला है, बेसिकली 22 सितंबर से जो स्टार्ट है, उसके अगेंस्ट कुछ पिटिशंस फाइल किए गए हैं। तो पिटिशनर्स का कहना है कि ये सर्वे जो है एक्चुअली कास्ट सेंसस है और कास्ट सेंसस सिर्फ सेंटर का डोमेन है और स्टेट गवर्नमेंट के पास इसके लिए पावर नहीं है, ऐसा पिटिशनर का कहना है। और 15 दिन में जो है 7 करोड़ लोगों का जो है सर्वे कराना ये आर्बिट्रेरी और अनसाइंटिफिक है। और हैंडबुक में बेसिकली 1500 से ज़्यादा कास्ट लिस्ट की गई हैं और कुछ नए कास्ट क्रिएट किए गए हैं जो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बेंच ने बेसिकली इस मैटर को 22 सितंबर को दोबारा से सुनने का ऑर्डर दिया है और अभी तक एंट्री में स्टे लगा दिया है इस पर।
फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे 474 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज टेकन आउट ऑफ इलेक्शन कमीशन लिस्ट। तो इलेक्शन कमीशन ने 474 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट कर दिया है। रीजन है कि इन्होंने पिछले 6 साल से जो है कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और नॉर्म्स वायलेट किए। तो ये क्या होता है, बेसिकली रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो रजिस्टर्ड मतलब कि जो है इलेक्शन कमीशन के साथ वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं इन सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951। और अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब है कि लेकिन उस पार्टी को रजिस्टर्ड तो है पर उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन का जो है सिंबल या स्पेशल जो स्टेटस है वो नहीं मिला है, क्योंकि उसने अब तक स्टेट या नेशनल पार्टी बनने के लिए रिक्वायर्ड जो स्टेट या नेशनल पार्टी बनने के लिए जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस होती है वो अचीव नहीं किया है। तो ऐसी पार्टीज को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है। और जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं वो जो स्टेट या नेशनल पार्टीज होती हैं वो होती हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है, मोदी टू डेडिकेट धौरधो इंडिया एज न्यू सोलर विलेज। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो धौरधो विलेज है उसको पहले बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है अवार्ड जीत चुका है और अभी किसने नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये जो है सोलर पावर्ड जो है बन गया है और ये गुजरात का 4th फुल्ली जो है सोलर पावर्ड विलेज होगा। और बेसिकली किस प्रोग्राम के अंडर, पीएम सूर्य घर स्कीम के अंडर, पीएम सूर्य घर। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, यूएपीए ट्राइब्यूनल अपहोल्ड्स बैन ऑन जम्मू कश्मीर जिहादुल मुस्लिम अवामी एक्शन कमेटी। तो यहाँ पे ये हमारे न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएपीए क्या है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। तो ये एक्ट क्या है, ये एक एंटी टेरर जो है लॉ है इंडिया में जो कि प्रिवेंट करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज जो थ्रेटन करती है इंडिया की जो बेसिकली सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को। ओरिजिनली इसको 1961 में जो है इनैक्ट किया गया था। और पर्पस क्या है कि इसका डिक्लेयर ये जो है कि डिक्लेयर करना जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं जैसे कि सेसेशन हो गया, टेररिज्म हो गया और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं उनको डिक्लेयर करना जो है अनलॉफुल। और अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो बैन कर सके जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और प्रोसिक्यूट कर सके उनके मेंबर्स को। और प्रिवेंट करता है कोई भी जो फाइनेंसिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंसिंग और जो सपोर्ट है टेररिज्म का उसको प्रिवेंट करता है। और जो है गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और डिफाइन कर सकता है कि जो है क्या चीज़ टेररिस्ट एक्ट कहलाता है। पुलिस जो है डिटेन कर सकती है सस्पेक्ट्स को 180 दिन के लिए किसी भी बिना किसी चार्ज फाइल किए हुए, विदाउट एनी फाइलिंग चार्ज 180 डेज तक डिटेन किया जा सकता है। और जो है एसेट्स जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स भी जो है सीज किए जा सकते हैं। और डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है सर्टेन टेररिस्ट एक्ट के लिए। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये काफ़ी हार्श है और मिसयूज भी किया जा सकता है इसका। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ऑफन जो है एक्यूज पे शिफ्ट किया जाता है कि उसको प्रूव करना है कि वो गिल्टी नहीं है, अनलाइक नॉर्मल जो क्रिमिनल लॉ होता है उसके। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टेरर ग्रुप्स शिफ्ट बेस। तो ऑपरेशन सिंदूर ने जो है बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसमें 9 मेजर टेररिस्ट हब्स को डिस्ट्रॉय किया। और अब इंटेलिजेंस जो है रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन है अपने बेसिस जो है पीओके से खैबर पख्तूनवा जो है शिफ्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनवा जो है चूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के रग्ड जो है टेरेन है और अफगान बॉर्डर के जो है पास है। और यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जो है जिहादी सेफ हेवंस पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और ऑपरेशनल डेप्थ को जो है जहाँ पे ऑपरेशनल डेप्थ मिलता है ऐसा बोलते हैं, इसलिए मिलिट्री बेस शिफ्ट किया जा रहा है। और जो यहाँ पे सीनियर टेरर लीडर्स हैं और वो एक्टिवली रिक्रूट और मोबिलाइज कर रहे हैं जो यूथ्स हैं उनको। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, द सऊदी पाकिस्तान पैक्ट इज अ डॉजी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे बेसिकली जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसको लेके है कि सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान पीएम शहनवाज शरीफ ने इस पैक्ट को साइन किया और फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है वो भी प्रेजेंट थे। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस टाइज 1951 से हैं और इनका गोल्डन पीरियड 1979 से 89 तक रहा था।
और पहले पाकिस्तान के 20,000 जो सोल्जर्स हैं वो सऊदी अरेबिया के जो होली प्लेसेस हैं जिनको होली हराम्स बोला जाता है उनकी रेजीम को प्रोटेक्ट करते थे। और कुछ पास्ट डिफरेंसेस और शिया ट्रूप इश्यूज की वजह से पाकिस्तान ने बाद में ये डिप्लॉयमेंट जो है डिक्लाइन कर दिया। और अभी क्यों दोबारा से जो है साथ आए हैं कि एक तो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दूसरा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का कंसर्न है और यूएस का इन्वॉल्वमेंट जो इस पैक्ट को एक्सेलरेट किया उसने। और सऊदी अरेबिया जो है वो चाहता है कि एक मिलिट्री बैकअप मिले और किसी भी बिना कोई फॉरेन ट्रूप्स होल्ड किए हुए अपने कंट्री में। तो पाकिस्तान जो है कुछ डिफेंस तो प्रोवाइड करेगा और पॉसिबली जो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो है एक्चुअल डिप्लॉयमेंट और जो न्यूक्लियर ट्रांसफर है हाईली इम्प्रॉबेबल है बोलते हैं। और सऊदी अरेबिया जो है वो एम करता है कि प्रोटेक्ट करे अपने होली साइट्स और रीजनल इंटरेस्ट को। तो पाकिस्तान जो है बेनिफिट करेगा एसिमेट्रिकली कैसे कि उसकी एक तो मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी, हार्डवेयर सपोर्ट मिलेगा सऊदी अरेबिया से, फंडिंग और स्ट्रेटेजिक लीवरेज। तो लेकिन चाइना पाकिस्तान का जो टाइज है वो इस लिमिट कर सकता है इस फुल स्केल कॉपरेशन को। तो इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए बोलते हैं क्या है कि इंडिया जो है सऊदी अरेबिया का जो है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और क्रूड बायर है। तो और स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है काफ़ी और इंटेलिजेंस टाइज है हमारे सऊदी अरेबिया के साथ। तो सऊदी अरेबिया ने एश्योर किया इंडिया को कि रिलेशनशिप इंडिया के साथ रोबस्ट है। और इंडिया जो है बोलते हैं इंडिया को विजिलेंट रहना चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए अपनी जो अरेबिक सी स्ट्रेटजी लिंक्स है उनको। बोलते हैं कि जो है जो ये पैक्ट है ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक रीअश्योरेंस है रादर देन जो है फुल स्केल मिलिट्री अलायंस। तो पाकिस्तान को फंड और लिवरेज मिलेगा और सऊदी को सिक्योरिटी एश्योरेंस और इंडिया रिटेन करेगा अपना स्ट्रेटेजिक बैलेंस, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है अ क्लाइमेट हेल्थ विजन विद लेसन्स फ्रॉम इंडिया। तो ब्राज़ील में बेसिकली बेलम में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट हेल्थ जो है होस्ट किया गया विद 90 कंट्रीज, जो कि बेलम हेल्थ एक्शन प्लान जो है जो लॉन्च होने वाला है COP30 में, वो नवंबर में उस वो होस्ट किया गया। और यहाँ पे इंडिया को ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो उसको बोलते हैं कि जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी है डिस्पाइट इंडिया के पास वेलफेयर प्रोग्राम्स काफ़ी हैं जो ग्लोबल लेसन्स देते हैं। जैसे कि की टेक अवे बताते हैं इंडिया की पॉलिसी से कि इंटीग्रेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे पीएम पोषण के बारे में पहले बोलते हैं कि पीएम पोषण जो है इसमें न्यूट्रिशन देता है लगभग 11 करोड़ स्टूडेंट से ज़्यादा स्कूल चिल्ड्रंस को, प्रमोट करता है मिलेट्स और जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स हैं ताकि माल न्यूट्रिशन और जो क्लाइमेट रेजिलियंट फूड है उसको प्रमोट माल न्यूट्रिशन को टैकल किया जा सके और क्लाइमेट रेजिलियंट फूड प्रमोट किया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बोलते हैं जो सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ और जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में बताता है। एमजी नरेगा एनवायरमेंटल वर्कर्स के बारे में बोलते हैं, एमजी नरेगा एनवायरमेंटल वर्क्स जिसमें कि रूरल लाइवलीहुड और जो आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करते हैं उसके बारे में है। और पीएम उज्ज्वला जो योजना है जो क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए है जिससे कि रेस्पिरेटरी इलनेस और कार्बन एमिशंस जो है वो कम होते हैं। तो इसमें बताते हैं चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस बेसिकली बताते हैं कि जो जो आइसोलेटेड या सिलोड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमारा, वो इंटर जो सेक्टरल कोऑर्डिनेशन है उसको डिफिकल्ट बनाता है। और जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो सोशल और कल्चरल बैरियर्स जो है ये हिंडर करती हैं जो स्कीम्स है उनका एक्सेस और यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो एलपीजी रिफिल कॉस्ट होती है वो हाई रहती है उसकी कॉस्ट ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट, इसमें बताते हैं। और जो रिकमेंडेड फ्रेमवर्क इसमें बताया गया है कि जो है फ्रेम करें क्लाइमेट पॉलिसीज उनको इमीडिएट हेल्थ इश्यूज मान के, नॉट एज एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज। तो इमीडिएट हेल्थ इश्यूज मानने हैं। दूसरा है कि इंक्लूड करना है हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग में। तो एक प्रोसीजरल इंटीग्रेशन होना चाहिए इनके बीच में। और यूज़ करना चाहिए हेल्थ जो है उसको एज अ मोबिलाइजिंग फोर्स जो है, और ताकि एम्पावर करें जो लोकल वर्कर्स हैं उनको क्लाइमेट एडवोकेट्स की तरह। तो बोलते हैं कि इंडिया जो है या तो जो है क्लाइमेट और हेल्थ को सेपरेटली टैकल कर सकता है या फिर लिवरेज कर सकता है अपनी इंटरसेक्शनल सेक्टोरल गवर्नेंस को, ताकि एक मॉडल क्रिएट हो जहाँ पे क्लाइमेट, हेल्थ
और जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको रीइंफोर्स किया जाए एक दूसरे पे, और एक ब्लूप्रिंट हो जो कि पूरी दुनिया के लिए। फिर जो नेक्स्ट है, इंडियाज वेस्ट पॉलिसी मस्ट मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस। तो बोलते क्या है कि सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान है उनके बीच में जो है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ, डिक्लेयर किया गया कि एक पर अगर अटैक होता है तो दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा। तो पाकिस्तान जो है हिस्टोरिकली उन्होंने ट्रेन किया है सऊदी फोर्सेस को डिकेड से, और सऊदी अरेबिया ने फंड किया पाकिस्तान को, और इंक्लूडिंग सपोर्ट जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का भी दिया है। तो लेकिन जो है ये जो एग्रीमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, इसने जो है फॉर्मलाइज कर दिया है उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को। तो बोलते हैं कि ये अनाउंस किया गया है जब एक हफ्ते बाद जब इसराइल ने बॉम्बिंग की कतर पर, और हाईलाइट किया कि शिफ्ट हो रहे गल्फ के सिक्योरिटी डायनेमिक्स। यूएस का फोकस जो है वेस्ट एशिया से जो है अलग जा रहा है, और सऊदी अरेबिया जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने अलायंसेस वॉशिंगटन के अलावा। और इसराइल कतर का जो कॉन्फ्लिक्ट है प्लस जो ईरान के थ्रेट्स हैं उसने पुश किया सऊदी अरेबिया को, ताकि वो जो है पाकिस्तान के साथ जो अपने टाइज को स्ट्रेंथन करे। इम्प्लीकेशंस क्या है कि पाकिस्तान के लिए कि उसको जो है फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी सऊदी अरेबिया से, और ताकि वो एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह अपने आप को परस्यू कर सके, पोर्ट्रे कर सके। और सऊदी अरेबिया के लिए क्या है कि जो है यूएस पे रिलायंस उसका कम होगा, और अपनी न्यूक्लियर बैग सिक्योरिटी ऑप्शन को वो उसको भी हेल्प मिलेगा। और इंडिया के लिए क्या है, बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेट करता है ये वेस्ट एशिया की स्ट्रेटजी को, और इंडिया जो है अपनी प्रो इजराइल जो स्ट्रेटजी है उसको टिल्ट किया है। तो इंडिया ने जो है वो प्रो इजराइल जो है टिल्ट दिखाया है, लेकिन जो अरब मोनार्कीज हैं वो जो है अपना ऑप्शंस खुला रख रहे हैं, क्योंकि जो है रीजनल इंस्टेबिलिटी के लिए रिस्क ये है कि पाकिस्तान इससे जो है ड्रैग हो सकता है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में, और सऊदी अरेबिया जो है वो पुल हो सकता है साउथ और सेंट्रल एशियन टेंशंस में। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो डिटेल्स जो है वो अनक्लियर हैं जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की इस पैक्ट में है। अनसर्टेनिटी है इमीडिएट कमिटमेंट्स की, क्या क्या इमीडिएट कमिटमेंट्स हैं। तो एडवाइस इंडिया के लिए क्या है कि जो ओवर आइसोलेटेड इसराइल है, जिसको भी पूरा आइसोलेटेड है, तो उसको ओवर कमिटमेंट जो है वो अवॉइड करें, ओवर कमिटमेंट अवॉइड करें, और फोकस करें रीजनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस उस जो वेस्ट एशिया में है उस पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपोर्टर्स ऑब्जेक्ट इंडोनेशिया डिलेड एफ्लाटॉक्सिन इन ग्राउंड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन और जो ग्राउंड नट है उसका प्रोडक्शन के बारे में है कि इस खारिफ सीजन में लगभग 48 लाख करोड़ जो हेक्टेयर्स ये ग्रो किया है ग्राउंड नट, स्लाइटली ज़्यादा है लास्ट ईयर से। लेकिन इंडोनेशिया जो इंपोर्ट करता है हमारे यहाँ से ग्राउंड नट, उसने 3 सितंबर तक जो है वो सस्पेंड कर दिया है इंपोर्ट्स इंडोनेशिया में। रीज़न है कि एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन उसने पाया है। और एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली जो है ये मोल्ड्स हैं जो एस्परजिलस फंगाई की वजह से होते हैं, गर्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो ये कार्सोजेनिक होते हैं और हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। तो उन्होंने बोला कि जो एक्सपोर्टर्स के जो है स्टोरेज कंडीशन और फेयरनेस पर डाउट किया है, और बोला है कि रिलायबिलिटी पर डिस्प्यूट है इस पे, तो इसीलिए उन्होंने 3 सितंबर तक सस्पेंड कर दिया है इसका इंपोर्ट। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे केरला के कोवालम में 2 दिन का ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव हुआ, जहाँ केरला और जो यूरोपियन यूनियन ने मेरीन प्रोडक्ट सेक्टर में फ्यूचर पार्टनरशिप डिस्कस किया। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूएस का जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो इंडिया के सी फूड एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है। और ये जो यूरोपियन यूनियन की जो एक्सपर्टीज़ है वो मैरीन टेक्नोलॉजीज़ में, ओशियन गवर्नेंस में काफ़ी अच्छी है। तो एक जॉइंट प्लेटफॉर्म और नोडल पॉइंट बनाया जाएगा, सजेस्ट किया गया है, ताकि कोलैबोरेशन इस चीज़ फील्ड में स्मूथ हो। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टी प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ रहा है, और क्रॉप पैटर्न्स जो है चेंज हो रहे हैं, और यील्ड्स जो है वो कम हो रहे हैं, और जो पेस्ट और डिजीज़ है वो बढ़ रहे हैं। तो चैलेंजेस है कि कैसे ड्रॉप्स जो है यील्ड में जो ड्रॉप हुआ है उसको रोका जा सके।
और इंडिया को जो है बोलते हैं कि न्यू मार्केट्स जो है वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जैसे कि अफ्रीका, घाना, और ओल्ड मार्केट्स जो है उनके, जैसे कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, जहाँ एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, उनके अलावा जो डाइवर्सिफाई करने के ऑप्शन है इन सब कंट्रीज़ में। गवर्नमेंट कैंपेन जैसे कि ऑपरेशन फ्लड या फिर ऑपरेशन सिल्वर जैसे से टी को प्रमोट कर सकती है, ऐसा भी सजेशन देते हैं। तो बोलते हैं कि ब्रांडिंग और पर फोकस होना चाहिए, यूथ को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है ताकि कंजम्पशन बढ़े। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन प्रपोजेस न्यू रशिया सैंक्शंस, इंडियन एंटिटीज लाइकली टू बी पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली रशिया पर जो है 19th सैंक्शन पैकेज जो है अनाउंस किया है, जो यूक्रेन इन्वेजन के बाद सबसे बड़ा नया स्टेप है। तो इसमें रशिया की जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल डेटा और वेपन्स के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज पर रेस्ट्रिक्शंस जो है लगाए हैं, और इंडियन कंपनीज भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकती हैं। और जनवरी 2027 तक जो रशियन जो एलएनजी है वो इंपोर्ट बैन कर दिया गया है, और कई सारे जो बैंक्स और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स के ट्रांजैक्शन पर भी सैंक्शन लगाए गए हैं। तो यूरोपियन यूनियन का एम है कि रशिया को जो है इकोनॉमिक प्रेशर में रखना और यूक्रेन के साथ पीस नेगोशिएशंस के लिए मजबूर करना, और यूएस भी जो है यूरोप को प्रेशर दे रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रम्प डिक्लाइंस टू अप्रूव मिलिट्री एड पैकेज फॉर ताइवान। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंट मंथ्स में ताइवान को जो $400 मिलियन मिलिट्री एड अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि वो ट्रेड और जो पॉसिबल समिट्स के लिए बीजिंग यानी चाइना जो है के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। और ये जो डिसीजन है यूएस की जो है यूजुअल जो ताइवान पॉलिसी रही है अब तक, उससे अलग है, क्योंकि ताइवान पे चाइना का कांस्टेंट इन्वेजन का थ्रेट रहता है। और व्हाइट हाउस ने बताया कि डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ है। पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ताइवान को $2 बिलियन से ज़्यादा मिलिट्री एड दिया था। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली इसराइल ने गाजा सिटी में अपना जो है ऑफेंसिव जो है शुरू कर दिया है, और रेजिडेंट्स जो है साउथ की तरफ जो है फ्ली करने के लिए कहा गया है। मिलिट्री को वार्निंग दी है कि अनप्रेसिडेंटेड फोर्स यूज करेगी। गाजा पे स्ट्राइक्स और टैंक्स जो है फायर लगाए जा रहे हैं, जबकि यूएन ने फेमाइन जो है वो डिक्लेयर किया है। और गाजा सिटी और सराउंडिंग एरियाज में लगभग जो है 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, और जिसमें कि बेसिकली 4.8 लाख लोग अभी तक जो है वहाँ से जा चुके हैं। और इसराइल फोर्सेस ने कुछ इवैक्यूएशन रूट्स टेम्परेली ओपन किए हैं, और जो लोग हैं वो पैदल या फिर ओवरलोडेड व्हीकल से साउथ जा रहे हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।